डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के जो दो प्रकार हैं सीपी और सीवी, उनके मध्य में थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, उनमें इस टॉपिक को बहुत वेटेज दिया गया है और इसके ऊपर आधारित कई क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं। हाउ दीज आर थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपस में ऊष्मागतिकी के रूप से किस प्रकार से संबंधित है। What is difference between heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity? ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता में क्या अंतर है, उनकी इकाई क्या है, उनके फॉर्मूले क्या हैं। इस प्रकार से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है, यानी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर में 1 डिग्री की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस सिस्टम की ऊष्माधारिता कहते हैं। कि कोई भी एक सिस्टम है, उसका यदि हमने ताप में 1 डिग्री की वृद्धि की तो उसके लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा है उसे हम तंत्र की ऊष्माधारिता कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर Q हीट है और टेम्परेचर T1 से अगर T2 किया जाए तो उस स्थिति के अंदर तंत्र का ताप T1 से T2 बढ़ाने में जो भी ऊष्मा तंत्र को दी जा रही है Q, वो उस तंत्र की ऊष्माधारिता के बराबर होगी, यानी C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 और Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T के बराबर होगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो Q है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन से तात्पर्य हमारा यह है कि वो जो भी हम प्रोसेस काम में ले रहे हैं, प्रक्रम काम में ले रहे हैं, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। Q अवस्था फलन न होकर पथ फलन होता है, यानी कि एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो भी पाथ हम फॉलो करेंगे उस प्रोसेस को पूरा करने में, जिस प्रक्रम से हम चल रहे हैं उसको पूरा करने में जो भी हम पथ को काम में ले रहे हैं, उस पथ में काम में आने वाले दाब और आयतन का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो C है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है, ये भी एक पाथ फंक्शन है जो दाब और आयतन के ऊपर निर्भर करता है। और इसी के आधार पर हम इसको दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, पहला CV और दूसरा CV। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को हम CV कहते हैं, इसी प्रकार स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को हम CP कहते हैं। Heat capacity at constant volume and similarly heat capacity at constant pressure. Now CV किसके बराबर होगा? CV will be equal to dQV divided by dt। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dE is equal to dQ minus W के बराबर होता है। चूंकि हम यहाँ पर जो Q ले रहे हैं, स्थिर हमने यहाँ पर आयतन कर दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो W का मान जो है वो 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर DE की वैल्यू जो है वो DQ के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DE डिवाइडेड बाय DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी प्रकार अगर हम CP को रिप्रेजेंट करना चाहें तो दैट वुड बी इक्वल टू DQP डिवाइडेड बाय DT is equal to dH by dt at constant pressure। अब अगर हम ये कहें कि QV और QP का मान जो है, अगर हम इसका निर्धारण करना चाहते हैं या गणना करना चाहते हैं, तो स्थिर आयतन पर होने वाला कोई भी प्रक्रम है तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। QV समाकलन किया हमने T1 और T2 के मध्य में, और NCV मल्टीप्लाई बाय DT। इसी प्रकार हम QP के लिए भी लिख सकते हैं। QP is equal to
T1 to T2 हमने यहाँ पर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड Cp मल्टीप्लाई बाय dt। यूजुअली ये देखा गया है कि Qv और Qp जो है वो ताप के ऊपर यानी कि टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो उस स्थिति के अंदर इन समीकरण का बहुत आसानी से समाकलन किया जा सकता है। लेकिन अगर Qv और Qp ताप पर निर्भर करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमें ये पहले से ही इसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने देखा कि हीट कैपेसिटी जो है वो Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T के बराबर होती है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें हम एक फैक्टर m और काम में लेते हैं, सो Q डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। और इसी प्रकार अगर हम Cm की बात यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T के बराबर होगा। तो इस प्रकार अगर हम इकाई निर्धारित करें, तो SI पद्धति के अंदर जो हीट कैपेसिटी है उसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। जो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये हो जाएगी जूल पर केजी पर केल्विन, या अगर हमने SI पद्धति नहीं तो अगर हम इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट करें तो जूल पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगी। इसी प्रकार जो Cm है उसकी इकाई हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम Cp और Cv के मध्य में थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो इसका है उसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि अभी हमने देखा कि Cv का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू dQv बाय dt, दैट इज इक्वल टू dE बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसी प्रकार Cp का जो फॉर्मूला है वो dQp बाय dt इज इक्वल टू dH बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब Cp में से अगर हम Cv को माइनस करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू dH बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस dE बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इस प्रकार हम जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो एंथैल्पी है H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम T के साथ में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इसका अवकलन करते हैं हम स्थिर दाब के ऊपर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to del E by del T at constant pressure। इसी प्रकार del PV by del T at constant pressure। क्योंकि यहाँ पर हमने स्थिर दाब की कंडीशन लगाई है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर को बाहर निकाल देते हैं और इसी इक्वेशन को हम पुनः लिख लेते हैं। इसके अंदर del V by del T at constant pressure अब अंदर रह जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने del H by del T at constant pressure का मान निकाल लिया। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर इक्वेशन नंबर जो 3 के अंदर ये वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 में हम इस इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा यहाँ पर इस मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसा कि हमने कहा अभी कि इक्वेशन नंबर 3 हमने ये लिखी है और यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 5 से इसका जो मान हमने निकाला है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज del E by del T at constant pressure plus P multiplied by del V by del T at constant pressure minus del E by del T at constant volume। इस प्रकार हम देखते हैं कि E is equal to function of temperature and volume हो सकता है। 3 चर हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। चूंकि हम यहाँ पर स्थिर दाब पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमने E को फंक्शन ले लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम का, यानी कि ताप और आयतन का फलन ले लिया। तो उस स्थिति के अंदर हम DE यानी कि इस आंतरिक ऊर्जा के अंदर जो परिवर्तन है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि del E by del T, पहले हमने T के साथ में किया तो वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया, फिर हम वॉल्यूम के साथ में करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देंगे। इस प्रकार से हम अवकलन डिफरेंशिएशन इसका कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय dV हो जाएगा। अब DE del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV के बराबर होता है, प्लस del E by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय dV होगा। अब जो ये इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास जो आई थी, इसको हम dt के द्वारा डिवाइड कर देते हैं, तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टर्म्स जो है उनको हम dt से डिवाइड करेंगे। सो del E by del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस del E by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर
मल्टीप्लाई बाय डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमें सेकंड टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हमको यहाँ पर मिली थी डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी भी हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 के द्वारा निर्धारित कर ली है। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू इक्वेशन 9 के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने पर सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, नाउ ये वैल्यू डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह हम ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस जो आगे है प्लस पी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है सेम है विथ अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी वो आएगी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू del E by del V at constant temperature multiply by del V by del T at constant pressure plus P del V by del T at constant pressure। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों पदों के अंदर del V by del T at constant pressure कॉमन है, हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया del E by del V at constant temperature plus pressure। जैसा कि हम जानते ही हैं कि यहाँ पर जो del E by del V है ये आयतन के साथ में, आयतन में वृद्धि के साथ में जो भी आंतरिक ऊर्जा के अंदर जो भी परिवर्तन आएगा स्थिर ताप के ऊपर उसका मेजर है। या हम ये कह सकते हैं कि ये पद जो है वो बेसिकली जो अणु है उनके मध्य में जो परस्पर जो आकर्षण बल है उसका एक तरीके से हम माप कह सकते हैं। तो इस प्रकार इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आइडियल गैस के अंदर इसको नगण्य माना गया है या गैसों के अंदर भी हम इसको नगण्य मान सकते हैं, इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन ठोस और जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो आइडियल गैस के लिए हम ये कहें तो डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट मे बी इक्वेटेड टू 0। इस प्रकार हम ये अगर ये स्टेप ले हम तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू जो ये पद है डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस प्रेशर यानी कि प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि n मोल ऑफ आइडियल गैस है, अगर उसके लिए हमने आइडियल गैस समीकरण जैसा कि हमने पूर्व में लिखा था दैट इज PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है, और इन अदर वर्ड्स V इज इक्वल टू हो गया nRT बाय प्रेशर के। तो डेल V बाय डेल T यानी कि अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर ताप पर यदि आयतन का हम ताप के साथ अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा nR बाय P, क्योंकि डेल T बाय डेल T इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार v का मान अब हमारे पास हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो इस फॉर्म में इसका मान आ गया हमारे पास nR बाय P। जैसा कि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी जगह हम स्थान पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दैट इज nR बाय P। सो nR बाय P मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, P से P कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR के बराबर हो गया, और इस समीकरण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हो जाएगा। अगर हमने n का मान यहाँ पर क्या किया है 1 के बराबर कर दिया, यानी 1 मोल हमने गैस ले लिए, तो उस स्थिति के अंदर Cp माइनस Cv विल बी इक्वल टू R। Cp का मान Cv की तुलना में अधिक होता है, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जो स्थिर ताप पर जब गैस होती है तो उसे कुछ पारिपार्श्विक पर कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य भी Cp के अंदर ही सम्मिलित होता है क्योंकि उसके लिए भी कुछ ऊष्मा की आवश्यकता है। तो ये जो ऊष्मा है वो टेम्परेचर वृद्धि के साथ साथ जो पारिपार्श्विक यानी कि सराउंडिंग के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है उसकी जो ऊष्मा है वो भी इसमें अंतर्निहित है, इसीलिए Cp का मान Cv की तुलना में अधिक होता है। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो इसका मान 8.315 जूल पर मोल पर डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ज़्यादातर जो Cv का मान है वो 12.55 से लेकर 41.85 जूल पर मोल पर डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार इस समीकरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि Cp का मान सदैव Cv से
अधिक ही होगा और इसी के आधार पर कई न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं।